रिकॉर्डिंग स्टार्टेड। चलो स्टार्ट, है ना भाई। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। भावना कैसे हो आप? गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं बढ़िया हूँ। चलो, है ना, तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू करते हैं अब, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, ठीक। और स्टैटिक्स मतलब नॉट मूविंग, स्टेशनरी है, राइट। तब हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब चार्ज मूव नहीं कर रहा हो तो उस कंडीशन में उसके जब हम स्टडी करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम स्टडी करेंगे। सर जब चार्ज मूव करने लगेगा तब क्या होगा? सर तब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। जब चार्ज मूव करने लगता है कंडक्टर के अंदर तो करंट बना देता है वो। फिर हम करंट की स्टडी करते हैं, जो हम ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना हो चुका है कि नहीं हो चुका, बताओ। तो जो हमारा चार्ज है, जब वो रेस्ट पे है, तो उसके स्टडी को बिहेवियर उसके बिहेवियर को हम स्टडी जब हम करते हैं तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। क्या होता है बेटा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की। किसकी बात करते हैं? चार्ज। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप? गुड इवनिंग, है ना, बढ़िया। तो अब हम चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का। क्या है बेटा? ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अभी भी नहीं आ रही? हाँ, फंडामेंटल प्रॉपर्टी बेटा, है ना। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की, ठीक है। कोई भी मैटर बिना चार्ज के नहीं मिलता, ठीक है। आपकी बॉडी जैसे ये कोई भी एटम है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और प्रोटॉन्स भी हैं, ठीक है। नेट चार्ज इसके अंदर जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, बट इसके अंदर चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। आपकी बॉडी में स्किन सेल्स हैं, या कोई भी आप जैसे जिस पेन से लिख रहे हो उसमें एटम है, उस एटम में भी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। कोई भी मैटर बिना चार्ज के नहीं मिलता, तो ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। जब किसी बॉडी में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो बॉडी कैसी हो जाती है? निगेटिवली चार्ज हो जाती है। एक्स्ट्रा अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए, एक्स्ट्रा क्या आ जाए बेटा? इलेक्ट्रॉन, तो वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। और अगर डेफिशिएंसी हो जाए इलेक्ट्रॉन की, मतलब इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाए किसी बॉल से, बॉडी से इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लिए जाए तो वो बॉडी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे बॉडीज में, तो इसका मतलब है कि उसमें अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, या फिर उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स कम है, ठीक है। इतना बात समझ आया? बताओ, बताओ। अच्छा, जो मास होता है ना बेटा, मास, ठीक है। आइंस्टाइन की एक थ्योरी है रिलेटिविटी, बहुत फेमस, ठीक है। इस थ्योरी में आइंस्टीन ने बताया है जो मास होता है वो वेरिएबल होता है, मास और एनर्जी कन्वर्टेबल होते हैं। मतलब अगर एक बॉडी बहुत फास्ट स्पीड में चलेगी तो उसकी जो मास है वो चेंज हो जाएगा। मतलब मास स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ये बात आपको पता है? मत इसी को आइंस्टीन बोलता है रिलेटिविस्टिक, ठीक है। आपको ये बहुत समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना समझना है कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ते भी हो। यस, बताओ। पर ये चार्ज नॉट रिलेटिव, ये नहीं होता। जैसे कोई ये बॉडी है, ये मान लो
लाइट की स्पीड से मूव करने लगे तो इसका मास चेंज हो जाएगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो, क्योंकि इस पे हो सकता है एक आध स्टेटमेंट आ जाए। ये बॉडी है जिसका मास मान लीजिए 1 kg है, ये रेस्ट पे रखा हुआ है। अब मान लीजिए 1 kg की बॉडी कुछ मान लीजिए c/2 स्पीड से चलने लगे। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो इस बॉडी का जो मास है वो चेंज हो जाएगा। मास क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सर मास कैसे चेंज हो जाएगा? सर वो हो जाता है m/√(1 - v²/c²। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको नहीं रटना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। मान लो कोई बॉडी का मास m0 है तो उसका मास ऐसे वेरी करता है वेलोसिटी के साथ, ये आप देख रहे हो। तो अगर ये c/2 की स्पीड से चलने लगेगा तो इसका जो मास होगा वो कितना हो जाएगा? सर m0 की वैल्यू है 1 kg, तो 1 kg अपॉन √(1 - c/, ये समझ में आया कि नहीं आया? इतना kg हो जाएगा। मतलब मास क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। ये फॉर्मूला कहां से? ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है, आइंस्टीन की रिलेटिविटी में। ये फॉर्मूला आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस पे सवाल नहीं पूछा जाएगा। बस मैंने ये फॉर्मूला क्यों लिखा? ये समझाने के लिए कि मास वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। अगर वेलोसिटी काफी तेज हो जाएगी तो मास चेंज होगा। ये समझाने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया। ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक। चार्ज रिलेटिविस्टिक नहीं होता। अगर मान लीजिए इस बॉडी के ऊपर 1 कूलम का चार्ज है, +1 कूलम का चार्ज है, तो ये चाहे कितनी भी वेलोसिटी से चले वो +1 कूलम का ही चार्ज होगा उसके ऊपर, चार्ज चेंज नहीं होगा। ये समझाना है। मास चेंज हो जाएगा, चार्ज चेंज नहीं होगा। ये बात समझ आई कि नहीं? बताओ। सारे बच्चों को समझ आई इतनी बात? ठीक है। हाँ, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे, ये आपको नहीं पढ़ना है, आपसे नहीं पूछा जाएगा ये। बस मैंने इतना बात समझाना चाहता था कि मास और वेलोसिटी में रिलेशन है। वेलोसिटी जब मूव करती है बॉडी तो मास चेंज होता है, ठीक है। अच्छा, आपके मन में एक सवाल आएगा, सर मास और वेलोसिटी में रिलेशन है तो हम मैकेनिक्स में तो मास चेंज नहीं करते। मान लीजिए कोई एक मास m है बॉडी का, वो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो हम ये नहीं बोलते ये मास चेंज हो रहा है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी जो हम पढ़ते हैं, जो हमारे सिलेबस में है, ये बहुत छोटी वेलोसिटी है। इस वेलोसिटी की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होती है। 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज्यादा से ज्यादा 100-200 मीटर पर सेकेंड तक हम जाते हैं। और स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इससे हम बहुत कम स्पीड पे मूव करते हैं। तो अगर आप सोचो, इस फॉर्मूले में अगर आप v की जगह 200 रखोगे और c की जगह 3 × 10⁸ रखोगे तो ये वाली टर्म लगभग 0 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। हेलो, बताओ। अरे भाई, v की वैल्यू अगर आप 100-200 रखोगे, 2000 भी रख लो, अरे मैं बोल रहा हूँ 5000 रख लो, v की वैल्यू 5000 रख लो। स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है 3 × 10⁸ है। यहाँ पुट करके देखो अगर आप, तो v/c की लगभग 0 नहीं हो जाएगी? 5000/3 × 10⁸ करोगे तो ये लगभग 0 नहीं आएगा? और उसका भी स्क्वायर करना है। बताओ, बताओ। हेलो, है ना? इसलिए जब हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं बेटा हमारे सिलेबस में, तो हम वहां पे बोलते हैं कि मास इज कांस्टेंट। एक मूविंग बॉडी का मास कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं, ठीक है। ये बात समझ आई कि नहीं इतनी बात? बताओ, पक्की बात? अच्छा, अब ये जो मास होता है ना, ये चार्ज जो होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। ये चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक। और ये चार्ज हमेशा क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्वांटाइज्ड होता है। इसका मतलब क्या हुआ? सर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है, वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट ऑफ चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज हमको नहीं पता मिलता। मतलब अगर हम इसको ई बोल देते हैं, इस वैल्यू को क्या बोल देते हैं? ई से दिखाते हैं, तो हमको e/2 चार्ज, e/3 चार्ज, e/4 चार्ज हमको नहीं मिलता। हमेशा e इज ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। और हमेशा जो भी चार्ज मिलेगा वो e के मल्टीपल्स में मिलेगा। मतलब 2e, 3e, 1000e,
ऐसे मिलेगा हमेशा चार्ज। क्यों? क्योंकि बॉडी में से या तो इलेक्ट्रॉन निकाला या फिर इलेक्ट्रॉन दिया। तो आप या तो 1 इलेक्ट्रॉन दोगे या 2 इलेक्ट्रॉन दोगे या 5 इलेक्ट्रॉन दोगे या 10,000 इलेक्ट्रॉन दोगे, तो हमेशा इंटीजर में दोगे ना। तो इसलिए हम कहते हैं किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज प्लस माइनस एन के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को इलेक्ट्रॉन आप या इंटीजर में दोगे ना यार, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दोगे या 5 इलेक्ट्रॉन दे दोगे या 6 इलेक्ट्रॉन दे दोगे। इसी को क्या कहते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कि हमेशा चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, हमेशा ई के मल्टीपल्स में होता है। ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, इससे कम चार्ज नहीं हो सकता। बताओ बताओ, ये बात समझ आया कि नहीं आया? प्रोटॉन प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज कितना होता है बेटा? प्लस ई होता है। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज भी कितना होता है? प्लस ई होता है। तो ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है, ये स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है। बताओ 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 भाई देखो यार, जवाब देते रहना बीच बीच में, है ना, नहीं तो हमको पता नहीं चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हेलो, है ना, जवाब देते रहना यार, है ना, ऐसे मत बैठना कि एकदम जो है अलग दुनिया में पहुंच गए बैठे बैठे, है ना, ऐसा नहीं करना, है ना, इसी दुनिया में रहना, मेरे साथ ही रहना, ठीक है। अब बताओ जरा, एक चार्ज की वैल्यू दी हुई है 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। मुझे जरा बताना, क्या ये चार्ज पॉसिबल है? क्या ये चार्ज पॉसिबल है? और एक चार्ज की वैल्यू दी हुई है Q इज इक्वल्स टू 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। क्या ये चार्ज पॉसिबल है? ये दोनों चार्ज पॉसिबल है क्या? अच्छा, नोट्स वोट्स बनाते जाना, लिखते विखते जाना, है ना, ऐसे बैठना बस हाथ बांध के। लिखने से क्या होगा? ब्रेन आपका एक्टिव रहेगा। हाँ भाई, तो सर हमको पता करना था ये पॉसिबल है कि नहीं, तो हम Q इज इक्वल्स टू एन ही रखेंगे। सर E की वैल्यू थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो सर यहाँ से 1.6 तो गया, तो n की वैल्यू सर 10 आ गई। सर 10 एक इंटीजर है, तो हाँ ये पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल। बताओ सर। हाँ, इसको भी हम सर एन ही पुट, हाँ वेरी गुड, इसको भी हम एन ही पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻20 एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सर यहाँ पे 1.6 से ये 2 बार कटेगा, तो सर ये n की वैल्यू आ जाएगी 0.2। ये इंटीजर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इतना समझ आया कि नहीं आया? बताओ। यस, पक्की बात, पक्की बात। अच्छा, अब चार्ज जो होता है ना बेटा, वो हमेशा कंजर्व्ड होता है। क्या होता है बेटा? चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है, ये ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। ऑलवेज क्या होता है बेटा? कंजर्व्ड। ऑलवेज कंजर्व्ड होता है, हमेशा ये कंजर्व्ड होता है। ठीक है, बस हम इसको चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज हमेशा क्या होगा? कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो चाहे दुनिया में कोई भी केमिकल या न्यूक्लियर रिएक्शन हो, उसमें चार्ज हमेशा क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। हमेशा चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। हमेशा चार्ज क्या होता है बेटा? कंजर्व्ड होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या न्यूक्लियर रिएक्शन। यस, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। हाँ, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब जिसमें बाहर से कोई चार्ज ना आए।
एक कोई सिस्टम है बेटा, जैसे मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, ये एक बॉडी है जो जिसमें कहीं बाहर से चार्ज नहीं आ रहा है, इसके अंदर अलग अलग, ये एक सिस्टम है जिसके अंदर अलग अलग बॉडीज हैं, ये अलग अलग बॉडीज हैं। अब अगर इस ये आइसोलेटेड है, मतलब कोई बाहर से कोई चीज नहीं आ रही है, तो इसके अंदर का जो चार्ज होगा ऑलवेज कंजर्व रहेगा, जितना भी चार्ज इसके अंदर है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। आइसोलेटेड से आपने थर्मोडायनेमिक्स में आइसोलेटेड सिस्टम नहीं पढ़ा? थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, बाहर से जब हीट ना आए, बाहर से ना हीट ले ना बाहर हीट दे, ना हीट आए ना हीट दे, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ना हीट आए ना हीट दे, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो यहाँ चार्ज के केस में भी आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, ना ही चार्ज आए ना ही चार्ज बाहर जाए, ना अंदर आए ना बाहर जाए, ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो एक आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा चार्ज क्या होता है बेटा, कंजर्व होता है हमेशा। बताओ। यस, पक्की बात। तो हम चार्ज को सिर्फ क्या कर सकते हैं बेटा, ट्रांसफर कर सकते हैं। हम ट्रांस चार्ज ऑलवेज कंजर्व्ड है, तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ओनली वी कैन ट्रांसफर द चार्ज। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, सही बात है, पक्की बात। यस। अब दो टर्म्स हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर, जो हम फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, तो हम इसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, जिसमें आपको बाद में दिक्कत ना हो। व्हाट इज अ कंडक्टर, बताओ। नहीं, गलत। नहीं, आप बताओ। हाँ, फिजा बताएगी व्हाट इज अ कंडक्टर, व्हाट इज अ इंसुलेटर। हाँ, क्या? हाँ, अब बोला सही। हाँ, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव। बेटा इलेक्ट्रिसिटी तो तब कंडक्ट होगी ना जब पोटेंशियल डिफरेंस लगा है ना। इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फ्री टू मूव, जब मूव करने के लिए फ्री होता है किसी मेटल में, किसी भी सब्सटेंस में, तो वो होता है कंडक्टर। जैसे एग्जांपल, सर आयरन या जितने भी मेटल्स हैं, वो क्या है, कंडक्टर्स हैं, अच्छे कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर्स। इंसुलेटर क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इंसुलेटर क्या होता है, इसका उल्टा होता है, जहां इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द एटम, नॉट फ्री टू मूव एंड नॉट फ्री टू मूव। नहीं, कॉपर बेटा कंडक्टर है। कॉपर कॉपर एक मेटल है ना बेटा, मेटल मैंने लिख दिया, सारे मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं। इसका एग्जांपल, सर प्लास्टिक। यस। जब आप याद, हाँ बेटा, नॉन मेटल में केस में डिपेंड करता है। जैसे ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, पर ये अच्छा कंडक्टर होता है। बट वहीं पर डायमंड आप ले लो, ये भी नॉन मेटल है, ये पुअर कंडक्टर होता है, इंसुलेटर होता है। हाँ 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 हाँ, तो नॉन मेटल में डिपेंड करेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते सारे नॉन मेटल कंडक्टर हैं या सारे नॉन मेटल इंसुलेटर हैं। बताओ, ये समझ आया कि नहीं? याद करो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर यहीं से तो शुरू किया था मैंने, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव है तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, वहीं से मैंने फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्लेन की थी, याद आया? वो बेटा, वो जो मैंने करा दिया है ना, उसके कुछ रिकॉर्डिंग्स मैंने किए थे, करे हुए थे, तो वो यूट्यूब चैनल पे मेरे, मतलब एक यूट्यूब चैनल नहीं है मेरा, ऐसे यूट्यूब बनाया हो बच्चों से वीडियो शेयर करने के लिए, उसकी लिंक पड़ी हुई है ग्रुप में, या मैं भेज दूंगा आपको, उसमें आपको मिल जाएंगे जो वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए थे वो। और बाकी नोट्स के सारे पीडीएफ ग्रुप पे पड़े हुए हैं। ठीक है, बताओ फिर यहीं से चालू। क्या? बताओ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, ये बात समझ आया।
अच्छा सर, हाँ, इन दोनों के बीच का एक होता है सेमीकंडक्टर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जो ना ही बहुत अच्छा कंडक्टर है ना ही इंसुलेटर है, मतलब थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करे वो सेमीकंडक्टर, ठीक है। है ना, इंसुलेटर, वो सेमीकंडक्टर। इसके लिए हम अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है कंडक्टर और इंसुलेटर का मतलब, ठीक। चलो, अब आती है बात चार्जिंग ऑफ अ बॉडी की। तो मैंने आपको बोला है कि चार्ज को हम सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। एक बॉडी से क्या कर सकते हैं? दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। चार्जिंग को एक बॉडी से हम क्या कर सकते हैं बेटा? दूसरी बॉडी में सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं। यस, बताओ। यस। तो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मतलब क्या होता है? चार्जिंग ऑफ अ बॉडी मतलब क्या होता है कि चार्ज को या तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं या इंड्यूस कर सकते हैं। इन दो प्रोसेस से हम क्या करते हैं? बॉडी के ऊपर चार्ज देते हैं, उसको चार्जिंग ऑफ अ बॉडी कहते हैं। इसको हम 2 मिनट में समझेंगे क्योंकि इसमें से ज्यादा सवाल आता नहीं है, बेसिक बात है, किताब में रहता है, इसलिए मैं एक ब्रीफ दे देता हूं। चार्जिंग ऑफ अ बॉडी में सबसे पहला है चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट। कैसा है चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट? अब चार्जिंग बाय कॉन्टेक्ट क्या होता है सर? मान लेते हैं आप अगर एक ये मेटल स्फीयर ऐसा रखो, ऐसा एक आप मेटल स्फीयर रखो, ये अनचार्ज मेटल स्फीयर है, और एक मान लीजिए एक रॉड है प्लास्टिक की या एबोनाइट एबोनाइट रॉड है जिसमें नेगेटिव चार्ज है मान लीजिए। अब ये आप चार्ज को इस मेटल से आप टच कराओगे, इस चार्ज को क्या कराओगे बेटा? इस मेटल के कांटेक्ट में आप लेके आओगे। ऐसे आप मेटल को कांटेक्ट में इस एबोनेट, हाँ, तो ये जो नेगेटिव चार्ज था ना इस मेटल के ऊपर चला जाएगा, और जब आप इसको दूर कर दोगे ना तो मेटल के ऊपर चार्ज रह जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मेटल के ऊपर क्या रह जाएगा बेटा? ऐसे नेगेटिव चार्ज रह जाएगा। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कि हमने डायरेक्ट कांटेक्ट से चार्ज ट्रांसफर कर दिया। हमने एक डायरेक्ट कांटेक्ट से क्या कर दिया? चार्ज ट्रांसफर कर दिया। बताओ, ये होता है चार्जिंग बाय कांटेक्ट, कि मैंने टच करके चार्ज दे दिया, ठीक। फिर एक दूसरा तरीका होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इससे सवाल नहीं आता इसलिए फटाफट बताऊंगा ये, ठीक है। बता इसलिए रहा हूं जिसमें एक फील आ जाए कि हाँ बहुत बेसिक से पढ़ा है, और एक्चुअल में बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, इसमें टच नहीं करते, नॉट टच, ठीक। अब ये कैसे होता है सर? मान लीजिए आपने एक मेटल का एक कंडक्ट मेटल का आपने क्या लिया, एक ये मेटल का एक स्फीयर है, ठीक है। इसके पास में आप लेकर आए क्या? एक चार्ज की हुई इबोनाइट रॉड, ऐसे मान लीजिए नेगेटिव चार्ज की हुई एबोनाइट रॉड है। एबोनाइट एक मटेरियल है, एक, है ना, ऐसा मटेरियल होता है एबोनाइट। आप उसको इसके पास लेकर आए। जब आप इस एबोनाइट रॉड को पास में लेके आओगे तो इसके जो ये पास वाला सरफेस है यहाँ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और अपोजिट साइड में नेगेटिव साइड वाला अपोजिट साइड में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के नेगेटिव चार्ज को दूर पुल कर देगा, दूर पुश कर देगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज इस सरफेस पे लगने वाले चार्ज को दूर फेंक देगा। फिर क्या करेंगे सर? फिर हम इस वाले मेटल रॉड को अर्थ कर देंगे। इस वाले रॉड को क्या कर देंगे? अर्थ कर देंगे। इसको हम ऐसे अर्थ कर देंगे, ऐसे हम कर देंगे अर्थ, इसकी ग्राउंडिंग कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब सर ये पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही का वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव रॉड यहाँ पास में है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके पास में रहेगा। पर ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाएगा। नेगेटिव चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा बेटा? अर्थ में फ्लो कर जाएगा। फिर हम अर्थिंग हटा देंगे और एबोनाइट रॉड को भी हटा देंगे। पहले हम अर्थिंग हटाएंगे, फिर एबोनाइट रॉड को हटाएंगे। पहले हम किसको हटाएंगे? अर्थिंग हटाएंगे। पहले हम अर्थिंग हटाएंगे और फिर हम एबोनाइट रॉड को हटा देंगे। और जब आप अर्थिंग हटा के एबोनाइट रॉड को हटा दोगे तो इसके ऊपर एक नेट पॉजिटिव चार्ज आपको दिखने लगेगा, इस कंडक्टर के ऊपर। ये होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, जहां आप बिना टच किए आप क्या कर रहे हो? चार्जिंग कर रहे हो। बिना टच किए आप क्या कर रहे हो? चार्जिंग कर रहे हो। इसको कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। यस। हाँ, इबोनाइट बेटा मटेरियल का नाम है। जैसे जैसे प्लास्टिक होता है, जैसे ये अपना आयरन होता है, वैसे इबोनाइट एक मटेरियल का नाम है, ठीक है। बताओ, इसके अलावा चार्जिंग करने का और क्या तरीका है? बताओ, चार्जिंग करने का और क्या तरीका है? फ्रिक्शन। जब आप कंघी करते हो तो फ्रिक्शन की वजह से आपके बाल में से इलेक्ट्रॉन
चले जाते हैं उसमें रॉड आपकी कंघी में, तो उसके ऊपर चार्ज आता है। आपने कभी किया होगा एक्सपेरिमेंट बचपन में, बालों में ऐसे ऐसे कंघी फेरी और उसको कागज के पास लाए तो चिपक गया। तो फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्जिंग हो जाती है कभी कभी, क्योंकि फ्रिक्शन जब आप तेजी से बालों पे कंघी फेरते हो तो फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है, वो हीट इलेक्ट्रॉन लेके वहां आपके बालों से कंघी पे आ जाता है, तो फ्रिक्शन के थ्रू भी चार्जिंग हो जाती है। फिर अगला तरीका क्या होता है बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसके ऊपर आपने एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाया, मतलब उस पर आपने एक हाई एनर्जी की कोई लाइट रे वेव आपने डाली, तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसको छोड़ के चला जाएगा और उस पर चार्ज बच जाएगा, चार्जिंग हो जाएगी उसकी। समझ में आया? जैसे मान लीजिए कोई मेटल है जिसका वर्क फंक्शन फाई है और आपने एक म्यू फ्रीक्वेंसी की वेव इसमें डाली, और ये म्यू फ्रीक्वेंसी की वेव कैसी है, एच म्यू की वैल्यू फाई से बड़ी है, तो क्या होगा बेटा, यहां से जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लेके ऐसे निकल जाएगा और नेट यहाँ पे चार्ज पीछे छूट जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपने पढ़ा है कि नहीं, कि ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी, एच म्यू माइनस फाइव, इतनी एनर्जी लेके, मतलब इतनी वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल जाएगा। बताओ 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 बताओ, यश यश बताओ। हाँ, श्योर, पक्का? तो ये हमारे चार मेथड है। हाँ, बोलो। तो ये हमारे चार मेथड है जिससे हम चार्जिंग कर सकते हैं किसी भी बॉडी की। ठीक है, चार्ज किसी भी बॉडी को दे सकते हैं। याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक मेथड की तरह हो सकता है चार्जिंग के लिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मॉडर्न फिजिक्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में, बहुत डिटेल में, इसके ग्राफ आप सब कुछ पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, और अगर हमने डिस्कस मतलब हम लोग करेंगे, जब भी डिस्कस करेंगे तो हम भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कूलम्स लॉ पे। अब हमारा यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स शुरू हो जाता है। ये सब बेसिक बातें थी, किताबों में होती है इसलिए हमने बता दिया। ठीक है, अब हमको ये बात मालूम है कि अगर दो लाइक चार्जेस हैं, अगर दो लाइक चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, अगर दो लाइक चार्जेस ऐसे रखे हुए हैं, तो सर हमको ये बात मालूम है कि ये दोनों लाइक चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। बताओ। और अगर दो अनलाइक चार्जेस रखे हुए हैं, तो ये अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बताओ, ये बात मालूम है कि नहीं? ये बात एक हमको मालूम है कि नहीं, बताओ यश, बताओ। हाँ, बताओ। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। अगर लाइक चार्जेस हैं तो दूर अपोजिट है, मतलब लाइक चार्जेस हैं तो रिपेल करने वाला फोर्स लगा रहे हैं, और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करने वाला फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे कूलम भैया, इन कूलम भैया ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। और एक्सपेरिमेंट करके इन कूलम भैया ने बताया कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स लग रहा है ना इनके बीच में, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। आपको ये बात समझ आ रही है? मेरे से न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हो, ये दोनों क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर। ये मैंने दो दो क्यों बनाए हैं, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है ये। तो ये जो फोर्स लग रहा है, न्यूटन भैया, ये कूलम भैया ने बताया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया बेटा, एक्सपेरिमेंट किया। इसका कोई थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं है, एक्सपेरिमेंटल लॉ है। इन्होंने बोला कि जो फोर्स है, ये इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लीकेशन के, मैग्नीट्यूड के इन चार्जेस के, इनके ऊपर जो चार्जेस है ना, Q1 Q2, मान लेते हैं ये Q1 है, ये Q2 है, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है उसके मल्टीप्लाई के प्रोपोर्शन में होता है। और इन्होंने एक बात और कही, क्या, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात किसने कही, कूलम भैया ने कही। फिर इन दोनों को मिला दो तो आपको मिल जाएगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, तो आप इसको लिख दोगे K Q1 इंटू Q2 होल अपॉन R स्क्वायर। बताओ, ये बात समझ आया कि नहीं? बताओ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
बताओ ये 1/4πε0 क्यों लगाया? क्योंकि आप आगे जाके गॉस लॉ पढ़ोगे तो गॉस लॉ में ना इस एप्सिलॉन का रोल होता है, इसलिए उसने k की जगह ऐसा कॉम्प्लिकेटेड से 1/4πε0 लिख दिया। बताओ ये जो क्यू के आया या जो हम कह रहे हैं 1/4πε0 आया, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ये वैल्यू कांस्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? बताओ। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला था, जैसे न्यूटन्स लॉ है ना, न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जैसे आपने न्यूटन का नियम नहीं पढ़ा था ग्रेविटेशन में, वैसे ये भी एक क्या है बेटा, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? बताओ। एप्सिलॉन नॉट कौन बताएगा क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इनके बीच का जो मटेरियल है ना, इनके बीच, हाँ, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? कांस्टेंट होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट होता है। आपको 8.8 इंटू 10⁻⁻12 इतना याद रखोगे तो वही बहुत। तो इसकी वैल्यू भी थोड़ा ध्यान रखना, हो सकता है कहीं यूज हो जाए गलती में धोखे में। यस बताओ, बताओ भाई। हाँ, यहाँ पे ये जो दो चार्ज रखे हैं ना, एयर में या वैक्यूम में, ये ई जो है ना, ये उस मीडियम की प्रॉपर्टी है। अगर आप सेम दो चार्ज को पानी में डुबा दोगे ना तो फोर्स चेंज हो जाएगा, और यहां पे ई आर की वैल्यू आ जाएगी। अभी मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, डोंट वरी, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यश बताओ, बताओ बच्चे बताओ। अच्छा, हमको पता है फोर्स क्या होता है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम सवाल करेंगे, 2 या 3 मिनट बाद हम लोग सवाल करने वाले हैं, सवालों पे आ गए हम। तो जब हम नेट फोर्स निकाल रहे होंगे तो ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, मतलब वेक्टोरियली ऐड करना है आपको। कई बार बच्चे क्या होते हैं, भूल जाते हैं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब जो अभी एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, उसका मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, आपके सवाल का जवाब आने वाला है। मैंने बोला ना अभी 2 मिनट में मैं बताऊंगा। सर Q1 और Q2 एयर में रखे हैं, एयर में या वैक्यूम में रखे हैं? कहां रखे हैं बेटा? एयर या वैक्यूम। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? फोर्स इन एयर कितना होगा? सर वो हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा सर। बताओ, ये बात आपको समझ आई कि नहीं? बताओ, बताओ। अच्छा, ये आपने बताया, फिर क्या किया? सर एक खुरापाती बच्चा आया, कोई खुरापाती बच्चा आया, बदमाश बच्चा आया, उसने ना इसको वैक्यूम से हटा के किसी मीडियम में डाल दिया, इन दोनों चार्जेस को। इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो वही रखा, डिस्टेंस आर ही रखा, पर इसको किसी मीडियम में डाल दिया। इस बार एक बच्चे ने क्या किया, इसको एक मीडियम में डाल दिया, एक खुरापाती बच्चा था, उसने एक मीडियम में डाल दिया, मीडियम में डाल दिया। और उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है जो कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम के से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं बेटा? के से दिखाते हैं। और ये एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। कैसा होता है वो? डायमेंशनलेस। कैसा होता है बेटा? ये डायमेंशनलेस होता है। एक कांस्टेंट होता है जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी को दिखाता है, जो कि किसको दिखाता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी को दिखाता है। उसमें इसने डुबा दिया एक बदमाश बच्चे ने, और फिर उसके बाद फोर्स को मेजर किया। फोर्स को क्या किया बेटा? मेजर किया। तो उसको पता चला कि ये जो एयर में फोर्स हमने मेजर किया ना, उसको डिवाइड करना पड़ेगा के से, के टाइम्स कम हो गया फोर्स। एयर में जो फोर्स की वैल्यू आई ना, मान लीजिए एयर में फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन आई, और मान लेते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मटेरियल का 2 है, तो जब उसने मटेरियल के अंदर ये फोर्स को मेजर किया ना, वो 5 न्यूटन आया, 10/2 5 आया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं सर? 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सही है, एप्सिलॉन नॉट इंटू के को एक हम एप्सिलॉन लिख सकते हैं।
एप्सिलॉन नॉट इंटू के को हम क्या लिख दें, एप्सिलॉन। तो ये वाला टर्म है ना एप्सिलॉन नॉट, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? मटेरियल की प्रॉपर्टी को। जो मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड पे बोला कि एप्सिलॉन नॉट रिप्रेजेंट्स प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? सानवी को समझ आई ये बात? फिजा को समझ आई कि एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जिस मटेरियल में रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ठीक है, अगर आपने उसको पानी में डुबा दिया तो एप्सिलॉन आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन नॉट इनटू के। के क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जो कि क्या है बेटा? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है? 1 होता है। एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कितना मानते हैं? 1 मानते हैं। उसके रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। एयर का या वैक्यूम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो बाकी सारे मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 से बड़ा होता है। ठीक है, बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस। जब भी हम किसी भी मीडियम में अगर दोनों चार्ज को डुबा देंगे और दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रखेंगे तो फोर्स जो होगा ना चार्जेस के बीच में, वो एफ एयर अपॉन के हो जाएगा। एयर में जितना फोर्स लग रहा था डिवाइडेड बाई के, एयर में जितना फोर्स लग रहा था डिवाइडेड बाई के। ये बात समझ आई कि नहीं आई? इस बात पे मैं 2 मिनट का समय इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल एग्जाम में आए हैं। इस पे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं और फ्यूचर में भी आएंगे। बताओ यश, बताओ बताओ भाई, ये बात समझ आया फिजा को? पक्का सारे बच्चों को? बताओ यार, आया है? तो एक ये सवाल कर दो फिर। मैंने बोला ना यार, सवालों पे हम आ गए बस। सारे बच्चे सवाल करेंगे कॉपी में। अब ये सवाल ना बड़ा फेमस सवाल है, हर किताब में होता है, हर टीचर कराता है, शायद आपने किया हो पर फिर भी कर लो, है ना? जिसने किया है वो भी कर लो साथ में, और जिसने नहीं किया है आज तक ऐसा सवाल वो तो करेगा ही करेगा। बेटा चार्जेस में क्या होता है ना, या तो आप साइन लो या फिर आप अगर बिना, मैं बिना साइन के लेता हूँ, ठीक है? पर मैं इस बात का ध्यान रखता हूँ, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव है तो ये एक दूसरे के मतलब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो आपके ऊपर, अगर आप साइन के साथ डालोगे तो साइन के साथ डालो, मैग्नीट्यूड डालना है तो मैग्नीट्यूड डालो। अगर आप मैग्नीट्यूड डाल रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्शन लगेगा, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा। ठीक है? अगर आप साइन के साथ डालोगे तो आपको डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर अगर आप बिना साइन के डालोगे तो आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना है। बात यह है सिंपल सी। हाँ हाँ, अरे कोऑर्डिनेट स्पेस में कहीं रखा हुआ है, आप चाहो तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बना सकते हो, आपके ऊपर है। नहीं, कोई जरूरत नहीं। मतलब लेना चाहो तो ले लो पर कोई नेसेसरी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम लिए सॉल्व नहीं होगा सवाल।
कंपोनेंट लेने की भी जरूरत नहीं बेटा, आपने वेक्टर्स पढ़ा था ना, सीधे आप ऐड कर सकते हो। कंपोनेंट लेके भी ऐड करोगे तो भी सेम आंसर आएगा, पर बिना कंपोनेंट के भी सीधे ऐड हो जाएगा। सानवी आपसे हुआ? सानवी चली गई क्या वो? कर रहे हो? हाँ। भावना आपसे हुआ? नंदिनी आपसे हुआ? निशांत? शुभम? हाँ, भावना, नंदिनी। हाँ, करो करो करो। किस पे निकालना है ना? Q1 पे निकालना है, सब पे नहीं निकालना है, Q1 पूछा है। Q1 की बात हो रही है। हम रोने लगेंगे बेटा, मतलब इतना जोर से रोएंगे ना। ये अजीब बोल रहे हो, ये तो सबसे बेसिक सवाल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कोई भी टीचर पढ़ाता सबसे पहले यही सवाल कराता है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ये इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती, एज इट इज सवाल कराते हैं टीचर क्लास में। मैं बताऊंगा, 1 मिनट का समय और दे रहा हूँ आपको। ये तुम समझ रहे हो, ये इतना स्टैंडर्ड है, इतना ज्यादा स्टैंडर्ड है कि इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती। तुम किसी भी MR सर के नोट्स उठा लेना, और अगर सेम वैल्यू के साथ अगर क्वेश्चन ना मिल जाए तो मेरा नाम बदल देना। सेम वैल्यू भी सेम, 1 माइक्रोकूलम माइनस 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम 1 मीटर, यही सेम वैल्यू के साथ उनके नोट्स में सवाल मिलेगा। हाँ, ये बेटा बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड, मतलब इतना स्टैंडर्ड है कि मैं सीधा डीसी पांडे से उठा के लाया हूँ, स्निप मारा हुआ डीसी पांडे का। हाँ, इक्वल कैसे कर दिया? रुको मैं बताता हूँ, चलो अब मेरी बारी, मैं समझाता हूँ, ठीक है? फिर आप बताना आप क्या सोच रहे थे। पहले मैं समझा रहा हूँ, फिर आप बताना, ठीक है? सारे बच्चे अब मुझे सुनेंगे, सारे बच्चे, और फिर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? सारे बच्चे अब मेरे को सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सारे बच्चे सुन रहे हैं? ठीक। सर 1 और 2 के बारे में पहले बात करते हैं, 1 और 2 के बारे में बात करते हैं। सर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, ऐसे लिख दिया मैंने। बताओ, ऐसे बना दिया एरो। सर 1 और 3 सेम सेम साइन है, प्लस और प्लस है, तो ये रिपल्शन फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? बताओ। इसको मैं बोल देता हूं F12, मतलब 1 और 2 के बीच का फोर्स, और इसको मैं बोल देता हूं F13। बताओ। सर F12 की वैल्यू क्या होगी? सर F12 की वैल्यू क्या होगी? F12 की वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, मुझे मैग्नीट्यूड से मतलब है सिर्फ। 1/4πε0 इंटू इसका चार्ज कितना है, 10⁻⁻6। इसका चार्ज कितना है, 2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 मीटर का है तो 1 का स्क्वायर। बताओ। सर 1/4πε0 होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻12, 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन आ गया ये। सारे बच्चे इससे सहमत हैं? 1 और 2 के बीच में जो फोर्स लगने वाला है वो 18 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन है, और डायरेक्शन मैंने वेक्टर से ये दिखा दिया। बताओ। ये बात इतने बात से सब लोग सहमत हैं कि नहीं है? हाँ। अच्छा, अब 1 और 3 फोर्स की बात कर रहे हैं। 1 और 3 के बीच में मैंने कलर चेंज कर लिया। 1 और 3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, 1 और 3 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर सेम फॉर्मूला लगाएंगे। क्यू, अब इस बार क्या हो जाएगा? इस बार क्या हो जाएगा सर? सर 1 और 3 के बीच में लगा रहे हैं तो 10⁻⁻6 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर। बताओ। सर ये हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻12। बताओ।
अब यहां पर देखना, अब सानवी यहां देखना, ये एंगल 60 है, क्यों? इक्विलेटरल ट्रायंगल सवाल में बताया है। तो सर ये एंगल क्या हो जाएगा? 120। सर दो वेक्टर को जब हम टेल टू टेल रखते हैं तो उनका एंगल नापते हैं। सर दो वेक्टर को जब हम टेल टू टेल रखते हैं तो उनका एंगल नापते हैं। तो सर यहां पर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ऐसा है सर और एक वेक्टर ऐसा है, और इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। और ये वाला वेक्टर जो है इसकी वैल्यू कितनी आई? 18 इंटू 10⁻³ और इसकी वैल्यू कितनी आई है? 27 इंटू 10⁻³ सर हमने वेक्टर पढ़ा था, कहां पढ़ा था? 11th क्लास में पढ़ा था, पहले चैप्टर में। सर नेट वेक्टर का जब निकालते हैं तो वो ऐसा बीच में कुछ आ जाता है, ऐसा कहीं कुछ नेट वेक्टर का नेट ऐसा आ जाएगा, दिस इज एफ नेट। और ये एफ नेट कैसे निकालते हैं? सर हमने पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? सर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर। सर F1 की वैल्यू क्या है? 18 इंटू 10⁻³ इसका स्क्वायर। F2 की वैल्यू क्या है? 27 इंटू 10⁻³ उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू 18 इंटू 10⁻³ इंटू 27 इंटू 10⁻³ cos 120 डिग्री। बताओ बताओ भाई, बताओ यार। ये हाँ सर cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ होती है, यहां पुट कर देता हूं मैं। ये फॉर्मूला वेक्टर का याद आया? 11th क्लास में पढ़ा था। और इन लोगों को तो मैंने पढ़ाया था उसमें, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने रिवाइज करवाया था। बताओ बताओ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में मैंने रिवाइज करवाया था, बताओ। ये cos 120 की वैल्यू माइनस हाफ अभी दे देता हूं बेटा, है ना? फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 2। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा है, ऐसे सवालों में ना वो यूज कर लेना बेटा, कैलकुलेटर आप खुल के यूज करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं जो सवाल ला रहा हूँ बुक से ला रहा हूँ ना डायरेक्ट, क्योंकि मैं बना नहीं रहा हूँ सवाल, तो हो सकता है कैलकुलेशन अजीब बने थोड़ी। बताओ। अच्छा अच्छा, हाँ आप क्वेश्चन का ओवरव्यू कौन मांग रहा था, क्यों? बताओ। हाँ क्वेश्चन का ये ओवरव्यू है बेटा, हमको Q1 पे नेट फोर्स लगाना है, निकालना है। ये सवाल में बोला Q1 की बात हो रही है, देखो, ठीक है? तो Q1 पे फोर्स निकालने के लिए दोनों फोर्स हमने बना दिए, दोनों के बीच का एंगल हमें ज्योमेट्री से पता 120 है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, तो हमने एफ नेट निकाल लिया ऐसे। बताओ बताओ भाई। फिर सानवी बोलेगी सर हमको तो सब याद आ गया, आपने कुछ एक चीज और पढ़ाई थी। सानवी को कुछ याद आया? हाँ अरे बताओ यार, एक बात और चीज याद आई आपको? कौन सी याद? अल्फा की वैल्यू निकालना, अल्फा सिखाया था मैंने, याद आ गया कि नहीं आया अभी भी? सर ये अल्फा एंगल भी तो बताना पड़ेगा, वेक्टर है तो। अरे यार बताओ बताओ। हम्म, हाँ हाँ हाँ, टेन अल्फा, वेरी गुड, वेक्टर का फॉर्मूला टेन अल्फा। अब बताओ कैसे लिखते थे इसको, मैंने कैसे सिखाया था लिखना, कैसे सिखाया था मैंने, बताओ। जिस वाले से एंगल मेजर करते हैं उसके साथ साइन और कॉस नहीं आता है, और ऊपर क्या आता है? साइन आता है। अरे यार सब भूल गए, एसिड फेर दिया मेरी पूरी मेहनत पे। अरे ये लिखोगे कि नहीं? दो वेक्टर हैं ए और बी, ठीक है? और इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा जा रहा है, दिस इज रिजल्टेंट आर, दिस इज ए, दिस इज बी। तो मैंने आपको बताया था ना, ए से अगर एंगल निकालना है अल्फा, तो हम कैसे लिखते हैं? टेन अल्फा इज इक्वल्स टू, जिससे निकालना है उसके साथ साइन और कॉस नहीं आएगा, तो आ जाएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये एंगल पूरा एंगल है थीटा। ये मैंने आपको विथ डेरिवेशन बताया था, डेरिवेशन सहित बताया था, याद करो।
इसी में मैंने अब यहाँ एंगल को ये वाला अल्फा मैं मान ले, मैंने ये अल्फा मान लिया। तो जिसके साथ एंगल मेजर नहीं कर रहे हो, जिसके साथ आप एंगल मेजर नहीं कर रहे हो, उसके साथ साइन और कॉस आएगा। तो मैंने देखो 10 की पावर 18 इंटू 10 की पावर 3 के साथ साइन और कॉस लिखा है और 27 को ऐसे लिख दिया। बताओ यार, यश बताओ। अच्छा, अगर मैं इसको बीटा बोल दूं तो अब मैंने दोनों चीजें लिखना सिखाई थी कि नहीं। अब 10 बीटा कैसे लिखोगे? 27। अब इसको बीटा को किससे नाप रहे हो? 18 से। अरे क्या? बोलो बोलो। हाँ, जिससे क्या हमने बोला था यार? हाँ हाँ, जिससे एंगल नापते हो उसके साथ कुछ और नहीं आता है ना। तो 18 से नाप रहे हो बीटा को, तो ऊपर वाले फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही बोल रहे हो है ना? बताओ बताओ यार, ये सिखाया था कि नहीं? याद आया कि नहीं? अब ये थोड़ा अजीब सा वैल्यू दे दिया है तो कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगी। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 79.2 डिग्री। हाँ, ये 14 आ जाएगा ना, ये वाला कितना आएगा? कितना बोल रहे हो बेटा? ये 40 समथिंग आएगा, ये वाला 40.8 डिग्री। यही बोल रहे हो क्या? हाँ, कहां पर? ये 18 है ना बेटा, ये 18 इंटू 10⁻³ है ना। बताओ, इन दोनों का सम कितना होगा? 120 डिग्री। इन दोनों को टोटल करोगे तो 120 आना चाहिए। एसिड फेर दिया भाई साहब। हाँ हाँ, माइनस भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं। एक का निकाल लो, कोई भी एक निकाल लो, फिर 120 माइनस कर दो। यश, समझ आया कि नहीं? सानवी, फिजा, पक्का? अब मैं एक इजी कैलकुलेशन वाला सवाल देता हूँ ना, जिसको आप हाथ से कर पाओ। ठीक है? क्योंकि यार ये जो है ना, प्रॉब्लम क्या होता है ना, स्टैंडर्ड बुक में जो सवाल होता है ना, उसमें यार थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि उसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी। मैं स्टैंडर्ड बुक खोल लिया हूँ ना, एक मिनट, हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसमें से एक ऐसा सवाल ढूंढ रहा हूँ जो आप हाथ से कर पाओ। ठीक है? दिख जाओ यार, अच्छा सवाल कोई ऐसा जो बिना कैलकुलेटर के होने लायक यार। हाँ भाई, ये बढ़िया सवाल। करोगे एक सवाल? दूं? सानवी, फिजा, नंदिनी। ये एक स्क्वायर है, ठीक है? एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है बेटा? ए है। ए साइड का एक स्क्वायर है। ए, 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 ए। ठीक है? अब सवाल ये बोल रहा है कि इसके चारों कॉर्नर पे क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है बेटा? क्यू चार्ज रखा है। क्या रखा है बेटा? क्यू चार्ज रखा है। ऐसे चारों कॉर्नर पे चार्ज क्यू रख दिया, किसी ने चार्ज क्यू रख दिया ऐसे। ठीक? इसको हम पॉइंट ए, कॉर्नर ए बोल देते हैं, इसको कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, कॉर्नर डी। ठीक है? अब आपको ये बताना है कि किसी भी एक कॉर्नर पे जो चार्ज है उस पे नेट फोर्स बताओ, क्योंकि चारों चार्ज क्यू है तो सब पे नेट फोर्स सेम ही आएगा। तो किसी भी एक कॉर्नर के चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, या कोई भी एक कॉर्नर। फाइंड नेट फोर्स, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज ऑन कॉर्नर बी।
बी वाले कॉर्नर पे जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स निकालना है, ये आपका सवाल है। ये आपका हाथ से हो जाएगा साहब, इसमें आपको वो नहीं चाहिए, कैलकुलेटर नहीं चाहिए। करो भाई सब लोग। हाँ, डायगोनल का लेंथ √2 होगा। हाँ हाँ हाँ, करो करो, सबको करने दो बेटा, रुक जाओ, है ना। बाकी बच्चों को भी पेन चलाने दो, है ना। एकदम से ऐसे बता दोगे ना तो क्या होता है ना, कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंस गिर जाता है फिर। सबको करने दो ट्राई। सब लोग वेक्टर दिखाएंगे पूरा प्रॉपरली, तब करेंगे सॉल्व। हाँ भाई, हुआ। सानवी, फिजा। अरे कूलम्स लॉ का ही सवाल है बेटा, फोर्स निकालने की बात हो रही तो कूलम्स लॉ यूज होगा। जहां आया फोर्स वहां आया कूलम्स लॉ। एक मिनट, ऑप्शन है ऐसा। एक मिनट, हाँ, कहाँ गया सवाल। 2√2 + 1/2, हाँ वैसा ऑप्शन तो है। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ गया, वो तो आएगा ही आएगा, वो मैं समझ गया भाई। हाँ, बाकी बच्चों का हुआ। यही आ रहा है आंसर। हाँ, तो जिसका नहीं हुआ उसको मैं बता दूं, ये Q और Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे, ये Q और Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे, और ये Q और Q एक दूसरे को रिपेल करेंगे ऐसे। यस सर। जिसको नहीं बना उसके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये वाला फोर्स कैसा है सर, F B C, नहीं सॉरी, ये वाला फोर्स है FBC, B और C के बीच में लगने वाला फोर्स। ये फोर्स है FAB, और ये फोर्स है FDB। इतना सब लोगों ने बनाया था कि नहीं बनाया था, बताओ। अब FAB की वैल्यू और FAB की वैल्यू, मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों की वैल्यू बराबर होगी, मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि नहीं, बताओ। क्यों? दोनों की लेंथ सेम है ना, दोनों सेम डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। बताओ, बताओ सानवी। बी और डी के बीच का डिस्टेंस कितना है सर? आपको आपने हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम आता है, ये √2a है। तो सर एफ डी बी की वैल्यू कितनी होगी सर? KQ² √2a का होल स्क्वायर। यही किया था क्या सब बच्चों ने? अब सर, अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ 3 वेक्टर का वेक्टर सम करना है। 3 वेक्टर का क्या करना है बेटा? वेक्टर सम करना है। 3 वेक्टर का वेक्टर सम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 का कर लेंगे और फिर उसको तीसरे के साथ जोड़ देंगे। पहले हम इन दोनों का कर रहे हैं, पहले हम इन दोनों का कर रहे हैं, ये 2 वेक्टर्स हैं, इनका वेक्टर सम कर रहे हैं। इसकी वैल्यू क्या है? KQ² / A²। इसकी वैल्यू क्या है? KQ² / A²। और इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो एफ नेट कितना हो जाएगा बेटा? एफ नेट हो जाएगा √2
के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 सर 0 होता है तो ये वाला टर्म गायब हो गया, तो ये हमारे पास कितना बचा, इसका नेट कितना बचा सर, इसका नेट हमारे पास आ गया है अंडर रूट टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। बताओ सारे बच्चों का यही आया था, बताओ सर ये दोनों फोर्स बराबर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे 45 डिग्री के। अरे सेम फोर्स है तो सिमेट्रिकली फोर्स निकलेगा ना, बताओ यस बताओ। सानवी सानवी को समझ आ रहा है ये बात? हाँ, अब एक बात मुझे बताना, क्या ये वाला जो एफ डी बी है और एफ नेट है ये सेम लाइन के अलॉन्ग होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये भी एंगल कितना है 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री पे है ना, एफ डी बी भी 45 डिग्री पे है और ये वाला नेट फोर्स भी 45 डिग्री पे है, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है बताओ, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में है कि नहीं है, बताओ ऐसे है कि नहीं है। एक का मैग्नीट्यूड है के क्यू, एक मिनट इसको अलग, इसको एक को छोटा दिखाना चाहिए ना, सेम डायरेक्शन में पर मैग्नीट्यूड अलग अलग है, दोनों सेम। एक का मैग्नीट्यूड है के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर और एक का मैग्नीट्यूड है रूट 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स क्या हो जाएगा, सिंपली ऐड कर दोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस रूट 2। बताओ यार आया कि नहीं, वेक्टर एडिशन करना है बेटा इसमें और कुछ नहीं करना है, समझ आया कि नहीं आया बताओ बच्चों को, यश बताओ बताओ, पक्का? हाँ, सानवी को समझ आया, नंदिनी को समझ आया, ठीक। अब एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है इसी सिस्टम में, एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा स्लाइड आ गई इसको हटाते हैं, एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, वही सिस्टम है, सवाल चेंज नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला सारे बच्चों को जाना है, सारे बच्चों को जाना है, सारे बच्चों को कहां जाना है, कहीं पे भी जाना है, और एक चार्ज लेके आना है, क्या लेके आना है बेटा, एक चार्ज लेके आना है, और उस चार्ज को आपको इसके सेंटर में पुट करना है, उस चार्ज को आपको इसके सेंटर में रखना है सच दैट ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे ही रहे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? हेलो, मैंने आप सबसे बोला आपको क्या करना है, एक चार्ज लेके आना है कहीं से, हमको नहीं पता कहां से लाओगे पर कहीं से तो लाना है, और उसको इसके सेंटर पे रख देना है, सिस्टम के सेंटर पे रख देना है, और ऐसे रखना है कि ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो आपको बताना है उस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, उस चार्ज की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ये बात समझे कि नहीं? अरे सवाल समझे कि नहीं मेरा, सभी बच्चे बताओ कितनी होगी चार्ज की वैल्यू, सारे बच्चे बताओ, बताओ सानवी कितनी होगी चार्ज की वैल्यू? अच्छा पहले ये बताओ तुम, जो तुम नेट चार्ज लेकर आओगे, जो चार्ज लेके आओगे वो पॉजिटिव लाओगे कि नेगेटिव लाओगे, पहले ये बताओ, लॉजिकली सोच के बताओ। हाँ, पॉजिटिव, अच्छा, और बाकी लोग भी बताओ पॉजिटिव कि नेगेटिव। पहले तो ये सोच के बताओ। हाँ, अच्छा एक बच्चा बोल रहा है दोनों हो सकता है, और बताओ बाकी बच्चे, सानवी क्या बोल रही है? अच्छा वोटिंग करा लेते हैं, ठीक है, वोटिंग करा लेते हैं, वोट करना है, ठीक है, सबको बताना है वोट, ए और बी, दो ही ऑप्शन है, पॉजिटिव या नेगेटिव, चार दो ही तरीके के होते हैं, या तो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कितने बच्चे बोल रहे हैं ए, बताओ।
कितने बच्चे वोट कर रहे हैं ए पे? मैंने आपको सवाल क्या बोला, आपको एक चार्ज क्यू लाना है, कैपिटल क्यू, उसको इसके सेंटर पर रख देना है और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो आप बताओ, आप पॉजिटिव चार्ज लेके आओगे कि नेगेटिव चार्ज लेके आओगे? पहले तो ये बताओ, कितना चार्ज लेके आओगे वो तो बात की बात है, पहले ये बताओ पॉजिटिव लाओगे कि नेगेटिव लाओगे? बताओ। हाँ, आपका नाम? नंदिनी बोल रही पॉजिटिव, बाकी बच्चे बताओ। हाँ, फिजा क्या बोल रही? वोटिंग करेंगे सब लोग, बताओ। फिजा बोल रही पॉजिटिव। हाँ, सानवी? भाई सब लोग पॉजिटिव बोल रहे हैं ये सोच के नहीं, अपना लॉजिक लगा के बताना है। सानवी क्या बोल रही? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, बाकी बच्चे बताओ। अच्छा, दोनों? आपका नाम? शुभम? अच्छा, दोनों। दोनों वाला भी ऑप्शन बना देते हैं भैया। शुभम ने दोनों बोला। और बताओ, और बताओ भाई, आगे बताओ। और कौन है? 3 बच्चे थोड़ी थे, ज्यादा थे बच्चे आज क्लास में। हाँ भाई, ये नंदिनी, शुभम, अंशिका। अंशिका को भी जवाब देना भैया, है ना, खाली नहीं बैठना है। और निशांत भैया, आपको कुछ बोलना है, शांत नहीं बैठना है। भाई मेरी क्लास में ना शांत नहीं बैठने देता हूं मैं, जो है ना अजीब इंसान हूं। हाँ बताओ भाई, और कौन क्या बोल रहा है? नाम बताओ, अपना नाम बताओ। सानवी का पॉजिटिव है? अच्छा, सानवी का पॉजिटिव है, चलो। हाँ, फिर अगला? भावना का क्या है वोट? भावना भी पॉजिटिव बोल रही। और बताओ। अंशिका बोल रही पॉजिटिव। और कोई बचा? हाँ, क्या बोल रहे हो आप? दोनों? चलो, अभी हमने इस सवाल को सॉल्व किया था पीछे, और हमने पाया था कि नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1/2 प्लस √2 लग रहा है इस पे। ऐसा लग रहा है कि नहीं? बताओ। अभी हमने किया था कि नहीं किया था? हाँ, ऐसे। ये इन 3 चार्ज की वजह से लग रहा है, इन 3 चार्ज की वजह से इसके ऊपर इतना फोर्स लग रहा है। ठीक। अगर हम यहां पर सेंटर पे कोई भी फोर्स चार्ज रखें, चाहे पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, उसके ऊपर नेट फोर्स हमेशा 0 होगा। अगर हम पॉजिटिव यहां पे रखेंगे तो नेट फोर्स कैसा लगेगा? इसकी वजह से ऐसा लगेगा, इसकी वजह से ऐसा लगेगा, इसकी वजह से ऐसा लगेगा, इसकी वजह से ऐसा लगेगा। ठीक। इतनी बात समझ आई कि नहीं आई? मतलब हम सेंटर पे चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, सेंटर पे जो चार्ज होगा वो तो हमेशा इक्विलिब्रियम पे होगा। बात यहां पे हो रही है कॉर्नर वाले चार्ज की। कॉर्नर वाला चार्ज कब इक्विलिब्रियम पे होगा? अगर हम यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसको रिपेल करेगा, तो ये तो और दूर भाग जाएगा ना। तो हमको यहां पे नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा जो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे और इस कॉर्नर वाले चार्ज का नेट फोर्स 0 कर दे। हमको यहां पे समझो सेंटर पे एक नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए इस रेड वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए। अरे नहीं समझे? अरे नहीं समझे? अरे भाई, ये वाले क्यू चार्ज पे ये रेड कलर का फोर्स लग रहा था, किसकी वजह से? इन तीनों चार्ज की वजह से, कॉर्नर वाले चार्ज की वजह से। अभी हमने कैलकुलेट किया पिछले सवाल में। बताओ। अब हमने जो चार्ज यहां पे सेंटर पे रखा है वो ऐसा होना चाहिए जो इसके अपोजिट चार्ज फोर्स लगाए, जब तब तो उसको बैलेंस करेगा ना। रेड वाले फोर्स के अगेंस्ट होना चाहिए पिंक वाला फोर्स, तब तो बैलेंस होगा, तब तो इक्विलिब्रियम पे आएगा। रेड के अगेंस्ट होना चाहिए, रेड के अगेंस्ट होना चाहिए। अरे नहीं समझे? तब तो नेट फोर्स 0 होगा। बताओ। अरे चार्ज, मैं ये बोल रहा हूं जो चार्ज हम यहां बीच में रखेंगे वो डायगोनली ऐसे अपोजिट फोर्स लगाएगा ना। अब ऐसा चार्ज रखना चाहिए हमको जो अपोजिट फोर्स लगाए, ये बोल रहा हूं मैं। तब तो तब तो इक्विलिब्रियम पे आएगा ना यार। अरे भाई, जब ये अभी ये चार्ज नहीं है, अभी इसको भूल जाओ, ये नहीं है यहाँ पे। ठीक है, भूल गए? सब भूल गए बच्चे? अभी मुझे ये बताओ,
क्या इस वाले, ये बी वाला जो चार्ज है, क्या इस पे रेड वाला फोर्स लग रहा है कि नहीं? सारे बच्चे, सबका हाँ आना चाहिए, क्योंकि अभी आपने खुद ही कैलकुलेट किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, ये कैलकुलेशन किया आपने। अब आपको यहां पे ऐसा चार्ज रखना पड़ेगा जो अपोजिट फोर्स लगाए, मतलब इस पे एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाए, तभी तो ये बैलेंस करेगा इसको, रेड वाले को। तो यहां पे आपको नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव रखना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद चार्ज रखा ना भाई, भाई फॉलो अप क्वेश्चन था ना, यहां कहां चार्ज था, मैंने बाद में चार्ज रखवाया ना। अब ये फोर्स कितना होगा सर? ये a/√2 है, ये वाला लेंथ। भाई ये वाला लेंथ a/√2 है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा? एफ डैश कितना होगा सर? 1/k क्यू। इसको आप कितना लिखोगे? k q/a/√2 का स्क्वायर। अरे हाँ, इतना फोर्स होगा कि नहीं होगा इनके बीच में, ये वाला फोर्स एफ डैश। और ये एफ डैश इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तब तो नेट फोर्स जीरो होगा। ये एफ डैश इस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तब तो जीरो होगा फोर्स, नेट फोर्स। नहीं समझ आया? कुछ पल्ले नहीं पड़ा? हाँ, अरे बाकी बच्चों का तो ये सुन ले भाई। बताओ बाकी बच्चे। मजबूरी में बोल रहे हैं सब में सर, मतलब भाई साहब मजबूरी इतनी है। हाँ, अरे हमको तो समझ में आ रहा है, तुम्हारी आवाज से हमको समझ में आ रहा है कि मजबूरी इतनी है कि मजबूरी में आप तो बोलना ही पड़ जाएगा यार, कुछ भले पल्ले ना पड़े, नहीं तो ये आदमी छोड़ेगा नहीं हमको। हम्म। इतना चार्ज आपको यहां रखना पड़ेगा, इतना चार्ज सेंटर पे। अरे इसको बराबर करके कटपिट करके सॉल्व कर दिया, क्यू की वैल्यू ये आ गई। इतना चार्ज आपको यहां सेंटर पे रखना पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज, तब जाके ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आएगा। ये 5 स्टार क्वेश्चन है बेटा, नीट का FYQ है, थोड़ा भी ढंग का पेपर आएगा ना तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। अरे नहीं समझ, सानवी को तो कुछ नहीं समझ में आया, सानवी बोल रही है कि बस अब हो गया आज हमारा, अब तो। और नंदिनी को तो एकदम ही नहीं समझ में आया। हाँ, निशांत तो एकदम शांत है, निशांत तो भाई साहब हो। हाँ, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, सानवी तो चली ही गई, सानवी चली है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? रीरीड कहाँ से कर रहे थे क्वेश्चन? स्लाइड तो यही खुली है। समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? अरे भाई, इतना अच्छा सवाल कराया यार तुम लोगों ने यार। हाँ, समझे कि नहीं समझे? पक्का? हाँ, इतना चार्ज आप रख दोगे सेंटर पे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। बताओ, बताओ भाई। हाँ, यश बताओ। हम्म। पक्का? श्योर? सारे बच्चों का श्योर है? हाँ, पक्का? चलो आगे बढ़े, ये करना जरा। ये भी अच्छा सवाल है।
फटाफट करो ये, फिर इसके बाद वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। कौन सा सवाल है? हाँ भाई, हो गया। करो करो करो, कोई दिक्कत नहीं। कितना आया? क्या आया आंसर? क्या आया?
रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। वेरी गुड, सही आंसर। बाकी बच्चे हुआ आपसे बताऊं कि मैं बताऊं? सानवी, नंदिनी, हेलो भाई, कोई है कि चले गए सब? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो मैं बताऊं। बस बस, हाँ वही है ना, पुराना अगर आपने पढ़ा है और समझ आया है तो ये कठिन नहीं है सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है भाई? सिंपली ये क्या बोल रहा है कि पहले एयर में दो बॉल को हमने लटकाया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने लटका दिया दो बॉल को बेटा, ऐसे ऐसे लटका दिया। ठीक, ये लटका दिया। अब ऐसे लटका दिया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि दोनों पे चार्ज सेम है, तो क्यू क्यू मान लेते हैं। दोनों का मास भी सेम है, तो नीचे एम जी लगा देते हैं दोनों में। ठीक, दोनों में हम एम जी क्या कर देते, लगा देते हैं। ठीक, फिर ये पूरा एंगल है क्या है, थीटा है। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। अब इसमें एक कुछ टेंशन लग रहा होगा, और इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। एक किसी का अगर हम एफबीडी बनाए, मान लीजिए हम लेफ्ट हैंड वाले का एफबीडी बना लें, तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर। बताओ, लग रहा होगा कि नहीं? अब ये जो टेंशन है और ये एमजी और ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। बताओ बताओ, तो क्या आपने इक्वेशन ऐसे लिखी थी क्या? टी कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एफ ई। बताओ बताओ, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया कि नहीं कर दिया? तो टी टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, यही किया था। हाँ, टी साइन, हाँ वही बात हो गई ना बेटा। एफ एफ मतलब एफ ई मैंने लिख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई लिख दिया, तो वही तो हो गया। एफ ई मतलब एम जी टेन थीटा ही तो आ गया। टोटल एंगल थीटा है, तो ये थीटा बाई 2 होगा बस, है ना? इतना किया। फिर फिर इसको कहाँ पे, एक किसी लिक्विड में कहीं डुबा दिया इसको, पूरे सिस्टम को। इस पूरे सिस्टम को फिर क्या किया, लिक्विड में डुबा दिया गया। तो पता चला कि एंगल चेंज नहीं हुआ, पता चला कि एंगल क्या नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। यस, बताओ, एंगल क्या नहीं हुआ बेटा, चेंज नहीं हुआ, एंगल चेंज नहीं हुआ। तो अभी भी इसमें चार्ज तो वही रहेगा, क्यू क्यू। एम जी तो इसमें अभी भी लगेगा नीचे नीचे दोनों में। पर अब एक पॉइंट मुझे समझाना था आपको, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा। वो कितना लगेगा, बताओ? सर आपने अभी बताया था एफ ई बाई के लगेगा, क्योंकि हमने के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मीडियम में इसको क्या किया, वो डुबाया हुआ है इस पूरे सिस्टम को। बताओ। अच्छा, मैं एक पॉइंट आपको समझाना चाह रहा था, क्या? सर यहां पर जो टेंशन है ना, वो चेंज हो जाएगी। क्या आपने ये बात सोची? टेंशन इस बार चेंज हो जाएगी बेटा। टी डैश कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एम जी रहेगा, और टी डैश साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू एफ ई बाई के। बताओ,
यही इक्वेशन बनी है आपकी, बताओ। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ थीटा अनचेंज है, और एक इसमें बायोंट फोर्स भी लग रहा होगा, तो यहाँ पे माइनस एफ बी भी तो होगा, बताओ। अब आप यहाँ इन दोनों इक्वेशन को देखो, इन दोनों इक्वेशन को देखो, इनको और पीछे वाले इक्वेशन को देखो, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हो गई? भाई साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू वैसे ही का वैसे ही है, पर राइट हैंड साइड वाली ये वैल्यूज चेंज हो गई कि नहीं हो गई? तो यहाँ पे जो ये वाला टर्म अगर वैसे ही का वैसा ही, तो टी डैश चेंज होगा, मतलब हम जब इसको अंदर डुबाएंगे तो टेंशन इन द स्ट्रिंग चेंज होगी, ये बात सोचने वाली बात थी। अगर आपने इसको टी लिखा के सॉल्व कर दिया, अगर आपने इसको टी दिखा के सॉल्व कर दिया तो तुक्के में सही हो गया आंसर। ये बात समझे कि नहीं समझे? अब एम जी को आप रो इंटू वी इंटू जी लिख सकते हो कि नहीं? रो किसकी डेंसिटी थी? हाँ, रो बॉल की डेंसिटी थी, लिक्विड की डेंसिटी सिग्मा है। और बायोंट फोर्स क्या होता है? सिग्मा वीजी होता है कि नहीं होता? कहां पढ़े थे सर? हम फ्लूइड्स में पढ़े थे, बताओ बताओ। और यहां पे भी हम इसको रो वीजी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ भाई। हम्म, बच्चे समझ आया कि नहीं आया ये बात? अब इन दोनों को डिवाइड कर दो टेन थीटा बाई टू निकालने के लिए। क्यों निकाल रहे हैं सर टेन थीटा बाई टू? क्योंकि पिछले वाले केस में भी हमने टेन थीटा बाई टू निकाला था, इसलिए निकाल रहे हैं। एफ ई बाई के होल अपॉन रो माइनस सिग्मा वी जी। सर दोनों इक्वेशन से टेन थीटा बाई टू बराबर कर दो, तो सर एफ ई बाई के होल अपॉन रो माइनस सिग्मा वी जी, ये बराबर किसके हो जाएगा? एफ ई अपॉन क्या है? रो वी जी। बताओ यार। सर हाँ हाँ, चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा, यही तो बता रहा हूं मैं, यही तो समझा रहा हूं, है ना? अभी जब क्लिक नहीं किया, उससे आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर यही आएगा। तो वो पॉइंट समझने वाली बात है, बताओ। यश, क्या ये आपको बना सवाल? ये वाली चीज, सर ये कहां से लिखा आपने? सर ये फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं हम लोग। आपने जब ये पढ़ा नहीं तो ये कैसे लिख लिया आपने, फिर सॉल्व कैसे कर लिया? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, है ना? बाकी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, मैं हूं उसके लिए। आया कि नहीं समझ में? बताओ। हम्म, शुभम को समझ में आया, अंशिका को आया, निशांत को आया? अंशिका, आया समझ में ये सवाल? पक्की बात? यश, बताओ। हम्म, पक्का? अच्छा, तो एक टाइप का और सवाल होता है इसमें, ठीक है? क्या होता है देखो। है? नहीं नहीं बेटा, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। हाँ, इसको मैंने क्यों कराया? क्योंकि इसमें ये वाला पॉइंट यूज हो रहा था ना, ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, इसका यूज हो रहा था, इसलिए कराया कि आपको ये समझ में आए कि ये मैंने जो समझाया था यहाँ पर, ये मीडियम वाली बात जो मैंने समझाई थी यहाँ पर, ये वाला पॉइंट ये कैसे यूज होगा, ये समझाने के लिए कराया मैंने। हाँ, ये थोड़ा मिक्स सवाल था, सवाल आसान था पर मिक्स सवाल था थोड़ा, समझ आया? पक्का? अब एक सवाल ये देखो, ऐसा सवाल अभी तक है नहीं, आया नहीं है, पर आ सकता है, ठीक है? अच्छा
ये ओरिजिन है, ये क्या है बेटा, ओरिजिन है, ठीक। ये 10 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, ठीक। नहीं 20 30 100, अच्छा। ये 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, से करते करते 100 सेंटीमीटर तक, ठीक। ओरिजिन पे 1 कूलम चार्ज रखा है, ठीक है। और अगला चार्ज जो रखा हुआ है वो है 1 इंटू 10⁻⁻8। यहां पे रखा हुआ है 8 इंटू 10⁻⁻8। फिर यहां रखा हुआ है 27 इंटू 10⁻⁻8। फिर यहां पे कितना रखा होगा बताओ, 64 इंटू 10⁻⁻8। ये दिख रहा है आपको, 2 का क्यूब है, 20 लिखा हुआ था 2 का क्यूब, 30 लिखा है तो 3 का क्यूब, 40 लिखा होगा तो 4 का क्यूब, करते करते बताओ, यस बताओ भाई, एंड सो ऑन, ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं। आपको ये बताना है कि ये जो पहला 1 कूलम का चार्ज है इस पे नेट फोर्स कितना है, एफ नेट ऑन 1 कूलम चार्ज। क्वेश्चन समझ आया, बताओ, क्वेश्चन समझ आया, हाँ नहीं समझ आया, हाँ मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, है ना। टोटल हमारे पास कितने चार्जेस हैं, हमारे पास टोटल 10 चार्जेस हैं, 11 चार्जेस हैं। कितने चार्जेस हैं बेटा, 11 चार्जेस। एक चार्ज है 1 कूलम का जो जीरो ओरिजिन पर रखा हुआ है, ये रखा हुआ है। अगला चार्ज 1 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है जो 10 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर रखा हुआ है। थर्ड चार्ज है 8 इंटू 10⁻⁻8 जो 20 सेंटीमीटर वाले पॉइंट पर रखा हुआ है। थर्ड चार्ज है 30 सेंटीमीटर पे जो 27 इंटू 10⁻⁻8 है। अगला है 40 सेंटीमीटर पे एंड सो ऑन, ठीक है। आखिरी चार्ज 1000 इंटू 10⁻⁻8 100 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। आपको ये 1 कूलम वाले चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है, बताओ भाई। कैसे निकालेंगे? हाँ, एपी एपी या जीपी कुछ बनेगा। हाँ सब ऐड होगा क्योंकि सारे फोर्सेस, सारे चार्जेस क्या है, पॉजिटिव है, तो सारे चार्जेस का फोर्स क्या होगा, रिपल्सिव होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। हाँ सर, तो कैसे निकालेंगे एफ नेट, कैसे लिखेंगे बच्चों? जीपी बनेगा, देखते हैं कैसे लिखेंगे। के, ठीक है, क्यू, Q1 कितना है 1 कूलम इंटू 1 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन ये 10 सेंटीमीटर है तो इसको लिख दो 0.1 मीटर, ठीक है। 0 मीटर में रखेंगे ना तो 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस के 1 इंटू, अगला चार्ज कितना है 8 इंटू 10⁻⁻8 इंटू 0.2 का स्क्वायर। अगला क्या होगा के इंटू 1 इंटू, यही बन रहा था कि नहीं बन रहा था बताओ, अपॉन 0.3 का स्क्वायर। बताओ बताओ, ये डिस्टेंस 0.1 है, ये डिस्टेंस 0.2 है एंड सो ऑन, बताओ। ऐसा करते 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 आखिरी कितना बनेगा, इन दोनों के बीच का फोर्स कितना बनेगा, के इंटू 1 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन
100 अपॉन मतलब 100 सेंटीमीटर को आप क्या लिख दोगे, 1 मीटर लिख दोगे, 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे सर, सॉल्व करने के लिए k इंटू 10 की पावर माइनस 8 को बाहर निकाल देंगे ब्रैकेट के, ठीक है। अंदर क्या बचा सर, सर यहाँ बचा 1 अपॉन ये 0.1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 इंटू 10 के 10 का स्क्वायर। सर यहाँ से k इंटू 10 की पावर माइनस 8 निकाला है तो यहाँ क्या बचा, 8 अपॉन 4 इंटू 10 का स्क्वायर। अगले में से k इंटू 10 की पावर माइनस 8 तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, 27 अपॉन 9 इंटू 10 का स्क्वायर। एंड आखिरी में क्या बचेगा सर, k इंटू 10 की पावर माइनस 8 बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचा, 1000 अपॉन 1। बताओ सर, 10 का स्क्वायर भी बाहर निकाल दें और k की जगह 9 इंटू 10 की पावर क्या होता है, k की वैल्यू 9 होता है ना, 10 की पावर 9। सर 10 का स्क्वायर भी बाहर निकाल दिया, ये 10 का स्क्वायर सबसे बाहर निकाल दिया, क्या, हाँ हाँ, एपी एपी बन रहा है, एपी बनेगा। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते कहां तक, 10 तक। 10 का स्क्वायर बाहर निकाल दिया सबसे मैंने, यस। अरे भाई शांत क्यों हो गए सब, हाँ, अरे क्या हो गया, अरे ये बहुत हैवी है क्या ये, हाँ, क्या चीज, हाँ, कैसा बोल रहे हो, 10 की पावर 5 के टर्म्स में आएगा ना बेटा। अरे मतलब वो तो क्यूब और 5 वो तो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना, बताओ यार। 454 कैसे आ रहा है, एक से लेके 10 तक का हम एड सम निकालते हैं तो कितना आता है, एक से लेके 10 तक 5050 सम होता है, हाँ। अरे भाई 10 स्क्वायर बाहर निकाल दिया सम में से, तो ये कितना बन गया, हाँ हाँ, 55 होता है ना। एक से लेके 10, एपी का सम निकालना नहीं आता क्या आपको, 10 तक का सम निकालना है तो इसमें टर्म्स कितने हैं, 10 हैं। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है सर, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर टर्म्स कितने हैं, टोटल 10 हैं, तो 10 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, 2n माइनस 1 होता है ना फॉर्मूला में, 2a प्लस, नहीं n माइनस 1 ही होता है, ठीक है। और टर्म कितने हैं, 10 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 1, ये हो गया 5 कट गया, तो 5 इंटू 2 प्लस 9, तो ये हमारा 55 आया, 11 इंटू 5 55। बताओ यार, तो ये वाला जो हमारा ब्रैकेट है बेटा, इसका सम आ गया 55 इंटू ये 9 था, और 9 का ये कितना हो गया, 9 माइनस 8 एक, ये 10 का क्यूब बन गया कि नहीं। अब 55 इंटू 9 कितना होगा, 9 5 45, 4 9 5 45 और 49, इसको हम लिख सकते हैं 4.95 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 5 न्यूटन। हाँ, अरे यार बताओ यार, हमको लग रहा है तुम लोग शौक में चले गए, एपी का मैंने करा दिया तो, हाँ। अंशिका तो एकदम शांत हो गई, बोल रही अब तो हम बोलना ही छोड़ देंगे। नंदिनी, फिजा, नहीं समझ आया क्या, हाँ, नहीं आया, ऐसा सवाल आप लोगों ने टेस्ट में देखा है कहीं, कहीं नहीं देखा ऐसा टेस्ट, टेस्ट वेस्ट में, टेस्ट सीरीज में, कहीं किसी टेस्ट सीरीज में ऐसा सवाल नहीं देखा, एपीजीपी जहां बन रहा हो कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा, हाँ, क्या चीज,
क्या बोले भाई? हाँ हाँ हाँ, वो वहीं से पिछला वाला वहीं से उठाया मैंने। ये समझ आया कि नहीं? पक्का? बेटा 10th लेवल पे ना एपी जीपी का ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, ठीक है? एपी बनाइए, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इतना थोड़ा बहुत तो आ सकता है यार नीट में, थोड़ा अच्छा पेपर बनेगा तो, थोड़ा सा अच्छा अगर बनेगा तो इतना तो आ सकता है। बस होने वाला है, बस थोड़ी 5 मिनट और। बात समझे कि नहीं? हाँ, बस 5 मिनट और। ठीक है, क्वेश्चन अब नहीं कराऊंगा, वेक्टर फॉर्म बताऊंगा और वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन कल कराऊंगा। बताओ यार। हम्म। चलो आखिरी टॉपिक है आज का, 5 मिनट में खत्म कर दूंगा क्लास। अब ये तो हमने जो फोर्स निकाला था वो हमने ऐसे मैग्नीट्यूड के वाइज बात की थी। अब मान लेते हैं Q1 चार्ज यहाँ पुट रखा हुआ है, Q2 चार्ज यहाँ रखा हुआ है, ठीक है? और Q1 का रेडियस पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर पता है इस बार, और Q2 का भी पोजीशन वेक्टर हमको दिया हुआ है। ये R1 है, ये R2 है, R1 है और R2, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है ये वेक्टर फॉर्म। तो आपको ये वाला वेक्टर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? Q1 12 वेक्टर मिल जाएगा सर। ये R वेक्टर हमको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा सर? R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर होगा, ट्राइंगल लॉ लगा दिया इसमें मैंने। तो यहां से हमको R वेक्टर की वैल्यू मिल गई R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बताओ, बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई? अब अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो Q2 पे फोर्स ऐसे लगेगा कि नहीं लगेगा? इसी वेक्टर के लो, R वेक्टर के लो। तो ये जो ग्रीन वेक्टर है, जो नेट फोर्स वाला वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा सर? डायरेक्शन होगा R2 माइनस R1 वेक्टर के अलोंग। तो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? यूनिट वेक्टर से। तो डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगी? ये चलेगी। अरे वेक्टर में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था कि यूनिट वेक्टर से डायरेक्शन पता चलती है? तो ग्रीन वाला वेक्टर का डायरेक्शन हमको पता चल गया। सर ग्रीन वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा हमको, कैसे? अरे कूलम लॉ पढ़ा है ना सर आपने, कूलम लॉ अभी तो पढ़ाया, इसलिए तो पढ़ाया, K Q1 Q2 अपॉन इसका मॉड। क्योंकि ये जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? मॉड ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगी कि नहीं होगी? इसका स्क्वायर। आपको डायरेक्शन पता चल गया, मैग्नीट्यूड पता चल गया, तो इसका वेक्टर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? बताओ, इसको वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? सर वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखोगे सर? K Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का मॉड। अरे ये बताओ, ये आपने कभी लिखा देखा है कहीं पे? अब आपको समझ आया ये क्यूब कहां से आ जाता है? यश बताओ, यस बताओ, बताओ भाई। ये एनसीईआरटी में भी दिया है मेरे हिसाब से, दिया है कि नहीं दिया है? वेक्टर फॉर्म ये दिया है, वेक्टर फॉर्म बताओ। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एलियन वाला है, वेक्टर फॉर्म एनसीईआरटी में दिया है। यश बताओ। हम्म, पक्की बात? हम्म। एक क्वेश्चन कर लो इस पे और फिर छोड़ देंगे, आखिरी क्वेश्चन आज का, इसके बाद क्लास एंड है। क्योंकि अब वेक्टर फॉर्म मैंने बता दिया है तो एक क्वेश्चन है ना, ऐसा क्वेश्चन भी नीट में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है ये क्वेश्चन नीट में, ये आने वाला FYQ है, ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है ये? दो चार्जेस पुट करे, कहा कहीं एक चार्ज यहाँ पर है 1 माइक्रोकूलम और एक चार्ज यहाँ पर है 3 माइक्रोकूलम, ठीक? पहले वाले चार्ज का जो रेडियस पोजीशन वेक्टर दिया आपको, पहले वाले चार्ज का
हाँ, पहले वाले चार्ज का आपको ये दिया हुआ है, पोजीशन दिया हुआ है ये कितना दिया है, कितना ले लें अपन लोग बताओ। 9 9 और 12, ठीक है। और ये दिया हुआ है 12 8, ठीक है। अब आपको बताना है कि फोर्स वेक्टर निकालना है इन दोनों के बीच में, फाइंड फोर्स वेक्टर। क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दो चार्जेस हैं, एक 1 माइक्रोकूलम, एक 3 माइक्रोकूलम। आपको फाइंड करना है फोर्स वेक्टर ऑन 3 माइक्रोकूलम, नहीं, फाइंड फोर्स वेक्टर ऑन 1 माइक्रोकूलम, ठीक है। 1 माइक्रोकूलम कहां रखा हुआ है? 9,12 पे। 3 माइक्रोकूलम कहां रखा हुआ है? 12,8 पे। आपको फोर्स बताना है, बताओ भाई। फोर्स वेक्टर बताना है 1 माइक्रोकूलम में, वेक्टर फॉर्म में बताना है। तो पहला स्टेप क्या करोगे सर? इसको यहां मिला दो और इसको यहां मिला दो, ठीक। इसको R1 कह दो, इसको R1 कह दो और इसको R2 कह दो। R1 वेक्टर, इसको R1 वेक्टर कह दिया, इसको R2 वेक्टर कह दिया, तो R1 वेक्टर हमारे पास आया 9i कैप प्लस 12j कैप। सर R2 वेक्टर हमारे पास आया 12i कैप प्लस 8j कैप। हाँ सर। अब हमको 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स बनाना है, तो 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स ऐसा लग रहा होगा, वो इस वेक्टर के अलोंग होगा। यस सर, इस वेक्टर के अलोंग होगा, इसको हम R कह देते हैं, R वेक्टर। सर इस पे हम ट्राइंगल लॉ लिखेंगे इस तरीके से, इस पे हम ट्राइंगल लॉ लिखेंगे इस तरीके से, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। क्या आपने ऐसे ही सोचा? तो यहां से हमको R वेक्टर मिल गया, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 करोगे तो -3i कैप प्लस 4j कैप, ये हमको मिल गया। सर आपको अगर ये वेक्टर मिल गया है तो R कैप भी निकाल सकते हो आप। सर कैसे निकालेंगे? R वेक्टर अपॉन मॉड R वेक्टर करके, -3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन 5। अपॉन 5 क्यों? सर मॉड R वेक्टर है अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा। तो सर फोर्स जो हमको निकालना था, अब हम उसको लिख दें। फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर ये लेंथ है 5, ये डिस्टेंस है 5, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर से निकालेंगे। K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू है 10 की पावर -6, Q2 की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर -6। सारी वैल्यूज पुट कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। R की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। सर ये हमारे पास हो जाएगा 9 3 जा 27, 27 अपॉन 25 इंटू ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3 न्यूटन। तो सर फोर्स वेक्टर अब हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? 27 अपॉन 25 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 इंटू आर कैप। सर ये 5 इससे अंदर बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 27 अपॉन 125 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 आई कैप प्लस 4j कैप। ये फोर्स वेक्टर हमने लिख दिया। बताइए भाई, पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा सारे बच्चों को? बताओ, अंशिका को पड़ा कि नहीं पल्ले पड़ा? पक्का? शुभम को, निशांत को, नंदिनी को, फिजा को? अगर वेक्टर फॉर्म में लिखने को बोल देगा तो अब लिख लोगे पोजीशन देके? दो स्टेप किए, पहला हमने क्या किया, आर वेक्टर निकाला, उसके बाद उसका कैप कर दिया जिसमें हमको डायरेक्शन ऑफ फोर्स मिल गया, फिर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकाला कूलम्स लॉ से और सीधे पे मल्टीप्लाई करके लिख दिया, खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है।
पहले हमने डायरेक्शन निकाला, फिर मैग्नीट्यूड निकाला। डायरेक्शन किससे पता चलता है? आर कैप से। आर कैप गिव्स डायरेक्शन। बस इतना कंसेप्ट आपको अगर समझ आता है तो आप इसको कर ले जाओगे, ठीक है। वेक्टर फॉर्म एनसीईआरटी में दिया है, तो हो सकता है नीट में पूछ लिया जाए। बताओ। हाँ, नीट में पता है कैसे क्वेश्चन देगा? हाँ, ऐसा क्वेश्चन देगा, 2 चार्जेस 1 microcoulomb and 3 microcoulomb are placed on 9, 12 and 12, 8 respectively. The force experienced by 1 microcoulomb charge is A, B, C, D. पहला ऑप्शन आएगा 27/125 into 10⁻³ फिर -3 i कैप प्लस 4 j कैप न्यूटन। अगला आएगा 27/125 into 10⁻³ 3 i कैप माइनस 4 j कैप न्यूटन। नेक्स्ट आएगा 27/125 into 10⁻³ -3 i कैप माइनस 4 j कैप न्यूटन। और फाइनल आएगा 27/125 into 10⁻³ 3 i कैप प्लस 4 j कैप न्यूटन। ये फ्यूचर ईयर क्वेश्चन। अरे भैया, समझे कि नहीं? अभी मैं बोल ही नहीं रहा था बेटा, क्वेश्चन बना रहा था। हाँ, आर वेक्टर निकालने से हो जाएगा अगर ऐसा आया तो, और ऐसा ही आएगा। वो पता है, सिर्फ आपका इतना दिमाग चेक करेगा कि आप आर वेक्टर निकाल रहे हो कि नहीं। ऐसा ही आएगा, ये वैल्यू ना एक ही रखेगा। अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? अभी भी नहीं? अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा था, आप बताओ अब आ रही है? अरे भाई, अब आ रही है? बताओ। अभी भी नहीं आ रहा? बताओ यार, अभी आ रही है? अब अभी अब ठीक है? अभी भी ठीक नहीं है? अभी भी नहीं आ रहा क्या? ठीक है। तो इस सवाल में सिर्फ आप आर वेक्टर निकाल के भी आंसर कर सकते हो, और ऐसे ही सवाल आएगा, देखो कैलकुलेट नहीं करवाएगा, बस आप में इतना दिमाग होना चाहिए कि आपको आर वेक्टर निकालना है, इसलिए मैंने ये पूरा आपको समझाया। ऑप्शन ऐसे ही देगा, कैलकुलेशन नहीं करवाएगा आपसे, सिर्फ आपसे लॉजिक लगवाएगा। ये वाला जो वैल्यू है ना, ये सेम ही देगा आपको। सिर्फ आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये आपको डायरेक्शन कैसे निकालना है, ये वाला स्टेप आपको आना चाहिए। ये दिमाग जिसमें का होगा वो ये सवाल देख के सॉल्व कर देगा। पर मैं तो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना, तो मैंने पूरा सॉल्व करके दिखाया आपको। पर एग्जाम में आपको इस टाइप से ऑप्शन देगा, ये वाली वैल्यू सेम कर देगा। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में सॉल्व करवाना है ना आपसे सवाल। बताओ। यस, ठीक है। तो ये हमारा आज का क्लास था। कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड से शुरू करेंगे, ठीक है। कूलम्स लॉ हमारा खत्म हो गया है, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करेंगे। बताओ कैसी लगी क्लास? ईमानदारी से यार, झूठी झूठी नहीं, सच बताओ। हाँ, बाकी बच्चे सबका बताओ। हाँ हाँ, नहीं, क्लास कैसी लगी आज की? पक्का दिल रखने तो नहीं बोल रहे हो? समझ आया? हम्म। अच्छा, ठीक है फिर, है ना। तो आज की क्लास यहाँ एंड करते हैं, ठीक है। कल सेम टाइम पे मिलेंगे, है ना।
तो आज देखो, आज मंडे है, नहीं आज ट्यूसडे था ना, थर्सडे फ्राइडे आज नहीं, आज कौन सा दिन था बेटा, है ना? वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन और हम कल और परसों पढ़ा पाएंगे, 2 दिन और हम क्लास लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा घर जा रहे हैं, तो फिर हम नेक्स्ट वीक अवेलेबल रहेंगे। तो हाँ, 2 दिन में हम ये वाला चैप्टर हो सकता है हम कंप्लीट कर दें, ठीक है।